तो मुझे अपना एक शेर याद आ रहा है बार बार, क्योंकि इतनी ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी और इतनी ज़्यादा केयर हो रही है कि हमको 30-35 बरस से इस फील्ड में है, इतनी हॉस्पिटैलिटी और इसकी आदत नहीं है। एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ जो आप सबकी तरफ से है कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। तो थैंक यू सो मच पारुल यूनिवर्सिटी, IIMUN, जो भी यहाँ पर लोग हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में अंजनी का, ऋषभ का और तमाम जो IIMUN और बड़ौदा लिटरेचर फेस्टिवल के आप सब लोग हैं। तो हमारे एक बड़े शायर का शेर है कि हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। तो यही एंथुसियाज्म, यही एक उत्सुकता हमारे अंदर भी थी, वही आज अपना गुजरा हुआ 20, 22, 25 बरस का वक्त सामने आ गया है। एक शेर और याद आ रहा है मुझे निदा फाजली साहब का कि जितनी बुरी कही जाती है उतनी बुरी नहीं है दुनिया, जितनी बुरी कही जाती है उतनी बुरी नहीं है दुनिया, बच्चों के स्कूल में शायद तुमसे मिली नहीं है दुनिया। तो इतना प्यार और इतना अपनापन देने के लिए मैं शुरू में ही आपका शुक्रिया अदा कर देता हूँ, फिर बातें पता नहीं कहाँ तक पहुँचेंगी। जी ज़रूर। तो सर, यहाँ पे हमने काफ़ी सारे सवाल, काफ़ी उलझनों के बीच में हमने कुछ सवाल आपके लिए चुने हैं जिसका जवाब हम आज आपसे मांगेंगे। तो जो पहला सवाल है मेरा, वो मेरी दिली ख्वाहिश भी है कि आपकी जो रचनाएं हैं, जिसको हम पिछले 3 दशक से साहित्य में पढ़ते चले आ रहे हैं, आपने आमीन और आफरीन जैसी इतनी अच्छी किताबें लिखी हैं और भी आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिनमें से कुछ को अकेडमी अवार्ड्स भी मिले हैं। तो सर, और आपके काफ़ी सारे गीत हैं जो कि पंकज उदास जी ने, बच्चन साहब ने, सोनू निगम जी ने उन्हें उन बोलों को आवाज़ दी है। तो क्यों ना आपकी एक ऐसी रचना से कार्यक्रम की शुरुआत की जाए जो कि हमें मनोरंजित भी कर दे और प्रभावित भी कर दे। मतलब आपने मकसद तय कर दिया है कि मुझे यहाँ करना क्या है। एक गज़ल जो मुझे बहुत अजीज़ है अपनी, और जिसे अभी हमने देखा जगजीत जी ने गाया है, उसके कुछ शेर मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। जी ज़रूर, एक बार इरशाद हो जाए ज़रा ज़ोर से। नहीं, ये धीरे धीरे मेरी ही तरह आप लोग भी थोड़ा सा फॉर्म में आएंगे। अभी मैं भी थोड़ा सा सहमा हुआ हूँ क्योंकि सामने ये पहला मौका है। 25-30 मुल्क अपनी कविता और शायरी के हवाले से घूमने का मौका मिला है। देश में लगभग हर जगह जाते रहते हैं, पर ऐसा मौका बहुत कम आता है कि सामने नीरज कुमार जी बैठे हों, सब फेमस ऑथर, और हमारी दिल्ली की हिफाजत करते रहे हैं वो, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के तौर पे। सामने इरफान हबीब साहब बैठे हों, नोटेड हिस्टोरियन, और बहुत सारी किताबें अभी आप उनको भी सुनेंगे 3 बजे। यहाँ 2 और शख्सियत बैठी हैं जो नए नए दोस्त बने हैं मेरे। और सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है गज़ल सुनाना, कविता सुनाना, तब जब गज़ल खुद सामने बैठी हो और वो आपकी पत्नी हो। तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि 2 लेजेंड्स जो हैं राइटिंग फील्ड के, वो मेरे सामने हैं, और बहुत ब्लेस्ड भी महसूस कर रहा हूँ कि उनके सामने बैठ के कुछ पढ़ पा रहा हूँ। तो ये मतला जो है, आप लोगों की नज़र है, आप सब की नज़र है। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है। अच्छा, जब आपको चीज़ पहुँच जाए तो मुझे बताते रहिएगा कि आप तक मेरी बात पहुँच गई है। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। ये बात थोड़ी हल्की थी, ज़रा ज़ोरदार एक बार मुझे ऑडिटोरियम से तालियां आ जाएं तो पता चल जाए कि हाँ भाई कुछ। हमारे एक बहुत संजीदा शायर थे, वो हमारे साथ एक मुशायरे में पढ़ रहे थे और एक ही शेर को बार बार पढ़ रहे थे। तो बीच में से एक ऑडियंस में से आप जैसा एक नौजवान उठा और उसने कहा, एक शेर आप कब तक सुनाते रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब तक अच्छी दाद नहीं आएगी। तो आपको भी दाद देते रहना है।
मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। तुम हमारे करीब बैठे हो, तुम हमारे करीब बैठे हो, अब दवा कैसी, अब दुआ क्या है। तुम हमारे करीब बैठे हो, अब दुआ कैसी, अब दवा कैसी, अब दुआ क्या है। इरफान साहब ये शेर देखें कि जब भी चाहेगा छीन लेगा वो, जब भी चाहेगा छीन लेगा वो, सब उसी का है, आपका क्या है। जब भी चाहेगा छीन लेगा वो, सब उसी का है, आपका क्या है। ख्वाब सारे उदास बैठे हैं, ख्वाब सारे उदास बैठे हैं, नींद नाराज है, हुआ क्या है। ख्वाब सारे उदास बैठे हैं, नींद नाराज है, हुआ क्या है। और ये गजल का आखिरी शेर जो मुझे बहुत खास है कि चांदनी आज किस लिए नम है, चांदनी आज किस लिए नम है, चांद की आंख में चुभा क्या है। चांदनी आज किस लिए नम है, चांद की आंख में चुभा क्या है। नौजवान दोस्त सोच रहे होंगे कि इसमें हमारे काम का क्या है। मुद्दतों खुद की कुछ खबर ना लगे, मुद्दतों खुद की कुछ खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे। अच्छा, कुछ शेर ऐसे होंगे मेरे जो आपको हॉस्टल में जाके समझ में आएंगे, जब व्हाट्सएप पे आप किसी को भेज रहे होंगे। मुद्दतों खुद की कुछ खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे, और बस तुझे उस नजर से देखा है, बस तुझे उस नजर से देखा है, जिस नजर से तुझे नजर ना लगे। ये काम का था, लग रहा है ये काम का था। बस तुझे उस नजर से देखा है, जिस नजर से तुझे नजर ना लगे। और ये नौजवान दोस्तों के लिए कि मैं जिसे दिल से प्यार करता हूं, पहले सुन लो बाद में लिख लेना। मैं जिसे दिल से प्यार करता हूं, चाहता हूं उसे खबर ना लगे। मैं जिसे दिल से प्यार करता हूं, चाहता हूं उसे खबर ना लगे, और वो मेरा दोस्त भी है, दुश्मन भी। हमारे पड़ोस में एक मुल्क है, अभी हम सुबह इरफान साहब और मैं नाश्ते पे बात कर रहे थे। गज़ल हमारे सीनियर्स कहते हैं कि इशारे का आर्ट है। तो एक मुल्क है पड़ोस में, और उसकी फ़िक्रें हमें भी होती हैं। जाहिर है कि वहाँ हम जैसे ही लोग हैं, और ताल्लुकात भी ऐसे हैं जो बनते संवरते बिगड़ते रहते हैं। तो एक शेर है बहुत इशारे की ज़बान में कि बस तुझे उस नज़र से देखा है, जिस नज़र से तुझे नज़र ना लगे। सर, वो मेरा दोस्त भी है, दुश्मन भी। वो मेरा दोस्त भी है, दुश्मन भी। बद्दुआ दूं उसे मगर न लगे। ठीक है, इतना काफी है। जी जी, इतना तो बहुत काफ़ी है। आगे बढ़ते हुए हम आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहेंगे, जो कि शायद हम आपके निजी जीवन में थोड़ा झांकने की कोशिश कर रहे हैं। तो निजी जीवन सामने बैठा हुआ है, आप वहां झांक लीजिए। जी। तो जो दूसरा सवाल है वो ऐसे है कि काफ़ी बार हम सबको अपने जीवन में कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, आपको भी लेने पड़े होंगे। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम कठिन निर्णय तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में जो परिस्थितियाँ होती हैं वो संभाले नहीं संभलती। कभी कुछ आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, कोई किस्सा, पुराना ही सही या नया ही सही? नहीं, ऐसा होता है कि देखिए, एक स्टोरी मुझे याद आती है, मैंने किसी अच्छे मोटिवेटर से सुनी थी। मेरा अपना पढ़ा हुआ है वो किस्सा। ज़िंदगी में क्या होता है कि एक बात आपको हमेशा माननी पड़ेगी, ये आपकी एज में ज़रूर आपको माननी पड़ेगी ये बात, कि कभी भी नाकाम इंसान की कहानियाँ तारीख़ नहीं दोहराती। आप कहानियाँ या किस्से उन्हीं लोगों के सुनना पसंद करते हैं जो कामयाब हों। हम सब की खासियत ये होती है कि हम नाकामियों की कहानियाँ नहीं सुनते हैं, हम कामयाब लोगों की कहानियाँ सुनते हैं। अगर ऐसा न होता तो एक बहुत नामालूम सा शख्स यहाँ बैठा होता जिसे कोई नहीं जानता होता। लेकिन अगर आप 1 घंटे मुझसे बात करने के लिए यहाँ मुझे बुलाए हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने अपने जॉनर में थोड़ा बहुत काम किया है।
तो आपने मुझे ये वक्त दिया है। ये वक्त इतनी आसानी से कोई किसी को आजकल देता नहीं है। एक छोटी सी कहानी है कि एक मुझे अचानक याद आ रही है, किसी मोटिवेटर से मैंने सुनी थी कि एक गांव में 2 बच्चे थे और वो खेलते खेलते गांव से बाहर चले गए। छोटे वाले बच्चे ने देखा कि कुआं है और बड़े वाले बच्चे को बहुत प्यास लग रही थी, जो उम्र में और शरीर में काफ़ी बड़ा था छोटे बच्चे से। तो इसे बड़े गौर से सुनिएगा, ये आपकी ज़िंदगी में अक्सर आएगी बात, और ये एक फैसले की घड़ी भी होती है। तो वो जो बड़ा बच्चा था, उसने जब पानी पीने के लिए बाल्टी कुएं में डाली तो अचानक उसका पैर फिसला और वो कुएं में गिर गया। छोटे वाले बच्चे ने देखा और उसने सोचा कि चारों तरफ कोई है नहीं, मैं अपने दोस्त की मदद कैसे करूं। तो उसने बगैर कुछ सोचे समझे दूसरी जो बाल्टी थी वो कुएं में डाल दी और उससे कहा कि बाहर आ जाओ, और अपने विल पावर से, अपनी शिद्दत से उसको पूरी खींचा और बाहर आ गए। और जब गांव पहुंचे तो उन्होंने ये कहानियां अपने बुजुर्गों को सुनानी शुरू की कि ये इसका पैर फिसला था और ये कुएं में गिर गया था, मैंने इसे निकाला। तो गांव के लोगों को बड़ी हैरत हुई। वो हैरत इसलिए हुई कि इतना छोटा बच्चा है, वो इतने वजन में इतना बड़ा है, उम्र में इतना बड़ा है, उसको कैसे इसने कुएं से निकाल लिया। तो जब बुजुर्गों के पास पूरा मामला पहुंचा तो उन्होंने कहा, हाँ ये मुमकिन है, ये संभव है, ऐसा हुआ होगा। तो उन्होंने कहा किस तरह हुआ होगा। तो जो उन बुजुर्गों ने जवाब दिया वो आपके सवाल का जवाब है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये बच्चा, छोटा बच्चा, अपने बड़े दोस्त को बचाने का संकल्प कर रहा था, जिद कर रहा था, ये ठान रहा था कि मुझे इसे बचाना है, उस वक्त उसके आसपास कोई भी ये कहने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। ये तू ये नहीं कर सकता वाली जो बात है ना, ये जिंदगी में कई बार आती है, लेकिन मैं इस कहानी को थोड़ा और आगे ले जाता हूं कि जब जब आपसे ये कहा जाए कि तू ये नहीं कर सकता, तब तब आपको ये ठानना है कि मैं और सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूं। तो जिस वक्त मैं लिख रहा था, जिस वक्त मैं राइटिंग शुरू कर रहा था, उस वक्त हमारे भोपाल में, मैं भोपाल से हूँ, विदिशा से हूँ, प्रोग्रेसिव राइटिंग मूवमेंट का एक बहुत बड़ा दौर चल रहा था और तमाम जितने फ्री वर्स के लिखने वाले थे वो वहाँ पर थे उस वक्त। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ अर्ली 90s की। तो एक प्रोग्रेसिव राइटिंग मूवमेंट था। दुष्यंत हमारे भोपाल से, निदा फाजली साहब जिनको मैं अपने आइडियल पोइट्स में मानता हूँ, दुष्यंत जी को मैं अपने बिल्कुल एक तरह से अपने आइडियल की तरह देखता हूँ। तो जब मैं गज़ल कहने लगा तो मेरे सामने ये मुश्किलात आईं, क्योंकि मेरा जितना सर्कल था वो फ्री वर्स पोइट्री का था और कहते जा रहे ये गज़ल क्या है, तो डेड फॉर्म है, अब तो कोई सुनने पढ़ने वाला है नहीं। पर मुझे लगता था कि नहीं, जिस भूमि से दुष्यंत कुमार निकले हैं, जिस सूबे से, जिस प्रदेश से निदा फाजली आते हैं, बशीर बद्र साहब मेरे उस्ताद, वहीं भोपाल गोविंद आर्य निषाद, तो भोपाल की एक ख़ास फ़िज़ा ये थी कि वहाँ आर्ट, कल्चर, लिटरेचर का हम लोग गहवारा जिसको कहते हैं, राजधानी, कैपिटल, वो उसी तरह थी जैसे लखनऊ को आप उर्दू का गहवारा कहते हैं या हैदराबाद को आप एक बड़ा वो समझते हैं सेंटर ऑफ आर्ट। इसी तरह से भोपाल में भी भारत भवन बन रहा था, बन गया था। तो आर्ट, कल्चर, लिटरेचर की एक बहुत बड़ी फ़िज़ा थी। फिर मेरा अपना छोटा सा शहर विदिशा, वहाँ हिंदी उर्दू का बड़ा वो था। मेरे घर की फ़िज़ा ऐसी थी। मेरे जो सबसे बड़े भाई थे वो ख़ुद एक बहुत नोटेड गीतकार थे, पोएट थे। उनके जो भाई थे चौधरी निसार मालवी साहब, उनके दोस्त बहुत अजीज़, उनका घर में आना जाना था। तो ये सारी चीज़ों ने मुझे लिखने पढ़ने की एक कैफियत अदा की। और एक जो एक कंपोजिट कल्चर होता है, मैं अक्सर कहता हूँ, अभी भी मुझसे आपने शायद पूछा था सर ने कि आप किस ज़बान में लिखते हैं, तो मैंने कहा कि ना मैं हिंदी में लिखता हूँ, ना मैं उर्दू में लिखता हूँ, मैं हिंदुस्तानी में लिखता हूँ। तो मैं अपने आप को हिंदुस्तानी ज़बान का पोएट इसीलिए मानता हूँ। फिल्मों में भी जो मैंने लिखा या जो भी गाया गया, जो आपने अभी सुना मेरी शो रील में, वो भी सब हिंदुस्तानी ज़बान है जिसको आप हम सब बोलते हैं। और कठिनाइयाँ सबके सामने आती हैं, मेरे सामने भी आई थी। तभी मैंने कहा था कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है,
हौसला हो तो फासला क्या है। सर पहले ऐसा होता था कि धुन बाद में बनाई जाती थी और बोल पहले लिखे जाते थे, पर आज के दौर में एक नया चलन चला है कि पहले फिल्मों में जी फिल्मों में पहले अब ऐसा होता है कि धुन पहले बना लेते हैं, बाद में बोलते हैं कि बोल लिख लीजिए। आपकी भी एक बहुत प्रख्यात कविता है, सुनो ना सखी 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 पिया जिसको बोलते हैं हम, जिसको रेखा भारद्वाज जी ने आवाज़ दी है, उसके बोल भी आपने पहले लिखे थे, बाद में उसको आवाज़ दी गई। तो आपका इस नए जो फिल्म कल्ट में जो नया चला है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, शुरुआत तो जो भी गीत आपको याद हैं फिल्मों के भी, अगर हम अपनी लेगेसी में चले जाएं, हम अपने पुराने वक्तों में चले जाएं, तो हमारे जो लेजेंड्स हुए, कैफी आज़मी साहब, साहिर लुधियानवी साहब, मजरूह साहब, है ना, और शैलेंद्र जी, ये सब लोग पोएट्री पहले लिखते थे। सिचुएशन ऐसी होती थी कि डायरेक्टर सिचुएशन समझा देते थे, उस पर नगमा लिखा जाता था या गाना लिखा जाता था। आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल हमें, दिल की ये धड़कन ठहर जा मिल गई मंजिल हमें। तो आपको जो पुराने गाने याद रहते हैं आज भी, तू जहाँ जहाँ चलेगा, ख्वाजा अहमद अब्बास साहब, हाँ, राजा मेहदी अली खां साहब कि तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो ये सारे गीत आपको याद ही इसलिए हैं क्योंकि ये पोएम की फॉर्म में याद हैं आपको, ये नगमे की तरह तो हैं ही, गीत की तरह तो हैं ही। अब आज क्या हो रहा है, आज कंपोजिशन पहले हो रही है। आप आज के लिरिक्स को बहुत याद नहीं रख सकते, आपको धुन याद आ जाएगी लेकिन लिरिक्स याद नहीं आएंगे, या याद रहेगा तो वो 30 सेकंड का कॉलर ट्यून है ना, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, वो उतना याद रहेगा आपको, उसके बाद क्या लिरिक्स हैं आप याद नहीं कर सकते। लेकिन आप जब पुराने हमारे लेजेंड्स को सुनेंगे तो आपको पूरे पूरे नगमे याद रहेंगे, कि तू कोई जन्म भी लेगा मेरा साया साथ होगा, नज़र आऊँ या ना आऊँ तेरे पास होंगी मैं भी। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ, मेरी खुशकिस्मती ये रही कि बहुत कम काम मेरा फिल्मों में आया, लेकिन जितना जिसका आपने अभी जिक्र किया, वो हज़रत अमीर खुसरो का बड़ा मशहूर रेख्ता है, ज़हाल मिस्की मुकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा न दार में जा न ले हुकाए लगाए छतियाँ। तो हमारे उर्दू में एक ट्रेडिशन है, उसको खिराज अक़ीदत कहते हैं, कि श्रद्धापूर्वक अपने किसी क्लासिक्स को या अपने किसी क्लासिक को या अपने किसी बड़े बुज़ुर्ग को याद करना। तो उसमें ये, जैसे आपने गीत सुना होगा गुलजार साहब का, मौसम फिल्म का गीत है सर, वो दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए। अब ये शेर गालिब का है, उस पर गाना गुलजार साहब ने लिखा है। तो मेरी एक गज़ल है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ शेर सुना दूं उसके। एक बार जोर से इरशाद, आवाज़ नहीं आई, एक बार ज़्यादा जोर से कीजिए। मतलब तालियां, इनका मतलब तालियों से है जी ज़रूर। तो एक बहुत पुरानी पोएम है, 15-20 बरस पुरानी है, कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ये मिसरा जो है हज़रत अमीर खुसरो का है, जो 13वीं शताब्दी के बहुत बड़े सूफ़ी कवि हुए। हमारे हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली में उनका वो है, आराम गाह है। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियां, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे। अच्छा, तुम लोगों को अगर कोई शेर समझ में आए तो इनके कहने के मुताबिक तालियां बजाना, और अगर कोई शेर नहीं समझ में आए तो ज़्यादा ज़ोर से बजाना, ताकि पता चले कि ये शेर हमको समझ में नहीं आया। तो मैं दोबारा सुना दूंगा। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियां। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं, दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। वो सुनना चाहें जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूं नजर से बतियां। वो सुनना चाहें जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूं नजर से बतियां। ये इश्क क्या है, 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 ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें,
मचलती रूहें, धड़कती छतियाँ। और ये शेर मीरा का दर्शन, और ये शेर के मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। न काग बोले, न मोर नाचे, न कूकी कोयल, न चटकी कलियां। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। तो ये आमीन की एक पोयम थी, जिसको एक बहुत ही होनहार डायरेक्टर हैं कुशल श्रीवास्तव जी, उन्होंने लास्ट टू लास्ट ईयर एक फिल्म बनाई थी जो सस्पेंस थ्रिलर थी, वोडका डायरी। उसमें संदेश शांडिल्य जी का म्यूज़िक था, जिनका गाना हम लोग बहुत सुनते हैं, आओगे जब तुम हो साजना। तो ये किताब से लेकर ही कंपोज हुई, और जगजीत जी ने जो गाया या पंकज जी ने जो गाया या बच्चन सर की जो पोएम आप सुन रहे थे, ये सब मैंने पहले लिखी और उसके बाद ये कंपोज हुई या रिकॉर्ड हुई। तो मुझे ये शरफ़ या ये खुशकिस्मती कहूँगा मैं अपनी, कि मेरी उन पोएम्स को फिल्मों में या एल्बम्स में या सिंगर्स के पास या म्यूज़िक डायरेक्टर्स के पास ज़्यादा जगह मिली जो मैंने पहले लिखी। अभी मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर AR रहमान साहब की प्रेजेंस की हुई एक फ़िल्म लिखी थी अटकन चटकन। तो उसमें भी ये हुआ कि माँ पर एक पोएम लिखनी थी, तो उनका इंस्ट्रक्शन आया क्योंकि उस वक्त कोविड का दौर था और हम लोग सब अपने अपने घरों में कैद थे। तो पहले मैंने थॉट पर पोएम लिखी, उसके बाद उसको शिवमणि जी ने कंपोज किया और उनकी जो वाइफ हैं रूना रिजवी साहिबा, उन्होंने उसे आवाज़ दी। रहमान सर ने वो फिल्म प्रेजेंट की थी, उनका प्रोडक्शन था अटकन चटकन। तो मेरे साथ ये हुआ कि मैंने पहले नगमे लिखे, गीत लिखे, गज़लें लिखी, देन वो कंपोज हुई। अभी एक फ़िल्म कर रहा हूँ बहुत रिसेंटली, उसमें कुछ धुनों पर लिखने का मौका मिला है, लेकिन आप सबके उसमें भी अपनी बहरें वगैरह और वो सब तलाश कर लिए तो काम आसान हो गया। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और सवाल है जो मैं पूछना चाहूँगी आपसे। हमने सुना है कभी कभी आप भी फंस जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको भी रचना करने के लिए शब्दों की कमी पड़ जाती है, ऐसा कह सकते हैं हम, या फिर विचारों में थोड़ा जो होता है राइटर्स ब्लॉक की बात करते हैं। जी जी जी। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा अक्सर होता है। और ऐसा भी रिसेंटली जब शिव तांडव स्तोत्र का मैं अनुवाद कर रहा था हिंदी में, तब भी हुआ था, पहले भी हुआ था। एक दो बार ऐसा हुआ है कि 2-2, 3-3 महीने कुछ भी सोच रहे हैं लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं, और पोएट्स के साथ ऐसा अक्सर होता है। मैं फिक्शन राइटर्स के बारे में भी जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो बताते हैं कि थॉट आ रहे हैं लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है उसका एक जो मेरा आजमाया हुआ एक वो तरीक़ा है, वो ये है कि जब आपसे क्रिएशन ना हो तो रिक्रिएट करना चाहिए। तो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं मिलिंद जोशी, वो बोलते हैं कि अपने पुराने किए हुए काम को, क्योंकि कंपोजर्स के साथ भी होता है अक्सर, नई धुन नहीं बन रही है तो पुराने अपने नगमे सुनने लगते हैं, अपनी धुनें सुनने लगते हैं। मेरे साथ ये दो तीन बार बहुत मेजरली हुआ। तो मैं ये करता हूँ कि मेरी जो पोएम्स हैं, जो पुरानी मेरी गज़लें हैं, मैं उनको पढ़ना शुरू करता हूँ और उनमें आज के मुताबिक, आज की तरह से करेक्शन करना शुरू करता हूँ, और फिर ये ख़ुद को यकीन दिलाता हूँ कि यार ये मैंने ही लिखा है, तो मैं जब ये लिख सकता हूँ तो आगे क्यों नहीं लिख सकता। तो वो होता है। पीछे दिनों शिव तांडव स्तोत्र के साथ हुआ कि करीब 15-20 रोज़ तक वो रिकॉर्ड होना था, मैं उसको नहीं कर पाया। तो आशुतोष राणा जी जिन्होंने उसको पढ़ा है बड़ी खूबसूरती से, और मैंने कह दिया कि मैं हाँ कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये कि वो नहीं हो रहा था। फिर एक दिन मैं कुछ पुराना अपना मैंने बहुत देर तक, घंटे 1.5 घंटे पढ़ा, और फिर अपने आप को ये यकीन दिलाया कि ये भी तुम्ही ने कहा है। तो आपके साथ भी जब ये हो कि कभी लगे कि नहीं यहाँ एक ब्लॉक आ गया है, एक रुकावट आ गई है, तो मेरा ये मशवरा है नए लिखने वालों को। कितने लोग हैं जो लिखते हैं यहाँ पर पोएम्स या फिक्शन? ओहो बड़ा कम है। तो मेजॉरिटी में मतलब नहीं लिखने वाले लोग हैं। तो फिर इतना इंटरेस्ट कैसे ले रहे हैं मतलब ये पोइट्री और लिखने में, जब इतनी सच सुनने वाले हैं? चलिए ठीक है। तो ये अगर ऐसा होता है, और स्टडी में भी होता है कि आपने जो पुराना पढ़ रखा है उसको फिर से पढ़िए ताकि नया समझ में आए। मेरा तो यही नुस्खा है। अब जैसा कि आपने अभी बताया कि आपने भावार्थ किया है तांडव स्तोत्रम का, तो मैं चाहूँगी कि आप, मतलब ये हमारा आखिरी सवाल है और आखिरी विनती भी,
तो एक बार क्यों ना इसकी 4 लाइनें सुना दी जाए। इसका किस्सा बहुत खूबसूरत है। मैं चाहता हूँ कि उस शिव तांडव स्तोत्र को जो बहुत मिलियंस और बिलियंस में वायरल हुआ, मैं चाह रहा हूँ कि उसके पहले वो किस्सा सुना दिया जाए, क्योंकि एक उस किस्से से जुड़ी हुई एक गज़ल है और राइटर ब्लॉक की आपने बात की तो उससे भी है कि ऐसा हुआ कि जब आशुतोष जी ने मुझसे ये कहा, ये थॉट उनका था, विचार उनका था कि जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले व लंब लंबिकाम भुजंग तुंग मालिकाम। ये संस्कृत में है जो रावण ने रचा था भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन ये संस्कृत में है और इतनी क्लिष्ट संस्कृत में है कि जाहिर है उसको हम लोग समझ और पढ़ नहीं पाते। तो ये आशुतोष जी का एक विचार था कि इसको हिंदी में किया जाए और ऐसी हिंदी में किया जाए कि जो सबके समझ में आए। तो मैं बड़ा पसोपेश में था कि सर कैसे करूं। तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि देखो तुम परेशान हो रहे हो, पिछले दिनों तुमने एक गज़ल कही है हिंदी की, तो वो हमारे जो मुल्क का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर मैंने सर एक गज़ल कही थी, और वो गज़ल यूं थी कि जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है, नए नियम समय के हैं असत्य सत्य है, नए नियम समय के हैं असत्य सत्य है, भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है, भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है साम दाम दंड भेद का नया चलन। आधी सरकार बनती है और गिर जाती है साम दाम दंड भेद का नया चलन, कि जो यहाँ कुपात्र है वही सुपात्र है साम दाम दंड भेद का नया चलन, कि जो यहाँ कुपात्र है वही सुपात्र है, हृदय में भेदभाव हो घृणा समाज में। इरफान साहब देखिए, हृदय में भेदभाव हो घृणा समाज में, यही तो वर्तमान राजनीति शास्त्र है, यही तो वर्तमान राजनीति शास्त्र है, घिरा हुआ है पार्थ पुत्र चक्रव्यूह में, घिरा हुआ है पार्थ पुत्र चक्रव्यूह में, असत्य सात और सत्य एकमात्र है, असत्य सात और सत्य एकमात्र है, विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर, विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर, विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है, विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है। और गजल का आखिरी शेर है कि कहीं, ये मेरी पहचान का भी शेर है, मेरी आइडेंटिटी का भी शेर है, कि कहीं कबीर सूर की कहीं नजीर की, कहीं कबीर सूर की कहीं नजीर की, परंपरा से धन्य ये गजल का छात्र है, परंपरा से धन्य ये गजल का छात्र है। तो आशुतोष जी ने मुझे याद दिलाया कि देखो मैंने तुम्हारी ये पोयम पढ़ी है और ये पहले वायरल हो चुकी है, और इसका जो मीटर है वही शिव तांडव का मीटर है, जटाटवी गलत ज्वलम। तो जो हुआ वो ये है कि जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सच रहा है हार विष भुजंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं, कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। ये बहुत लंबा है, 17 श्लोक हैं इसमें। जो मेरा प्रिय है वो मैं आपको सुनाता हूँ, और वो श्लोक नहीं है, वो भावानुवाद नहीं है। सर मैंने और आशुतोष जी ने विचार मंथन किया कि शिव क्या हैं। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं।
वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष है। आलोक ने रख लिया तो आलोकेश्वर हो गए, पीपल के नीचे आपने रख दिया तो पीपलेश्वर हो गए, राम ने समंदर किनारे उनको स्थापित कर दिया तो रामेश्वर हो गए। वे शेष हैं, अशेष हैं, विशेष हैं, प्रशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं, वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया, उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया। वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिवः शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब मुझे लगता है कि हम एकदम, ये हमारे जो प्रश्न थे वो तो ख़त्म हो गए, लेकिन अब हम एक नए राउंड के साथ आए हैं जिसे हमने बोला है रैपिड फायर राउंड। तो ऐसा होगा कि मैं एक शब्द बोलूँगी और आपके दिमाग में जो पहली चीज़ आए, चित्र आए या कुछ भी, नाम जो भी आए, वो आप बोलेंगे। तो शुरू किया जाए? चलिए, तो पहला शब्द किताबें। पढ़ाई, अब इल्म, तालीम, मैं तो 3 बोल देता हूँ जी। दूसरा शब्द काव्य। अंतर्मन, आपका इंसाइट। बच्चन साहब। महानायक। और पारुल यूनिवर्सिटी सर। वो मैं पहले सुना चुका हूँ कि आपके साथ जो मोहब्बतें मिली हैं। पारुल यूनिवर्सिटी मतलब तालीम का एक ऐसा इदारा जहाँ हम जैसे अदीबों को या हम जैसे लिखने पढ़ने वालों को भी बहुत ख़ास मोहब्बत मिली, बहुत इज़्ज़त मिली। यहाँ पहली सफ़ में बहुत सारे लोग जो हमारे लेजेंड्स हैं, हमारे लिए आइडियल हैं, वो बैठे हुए हैं। तो इसका एक लफ्ज़ में जवाब नहीं दिया जा सकता। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मोहब्बत, तो मोहब्बत चूँकि आपने इन 2 दिनों में बहुत दी तो इसलिए मोहब्बत। अब पारुल यूनिवर्सिटी का नाम आया है तो आपका जोश दुगना हो जाना चाहिए था। सर IIMUN। IIMUN के लिए उनको सुनने वाले यहाँ मौजूद हैं जी। केयर टेकर्स, बहुत अच्छे, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, और जिस तरह से वो लोग महफूज कर रहे हैं चीज़ों को, और जिस तरह से मैं समझता हूँ कि मैंने जो उनकी एक्टिविटीज़ देखी हैं वो बहुत मुतासिर करने वाली हैं, बहुत इम्प्रेस करने वाली हैं। और इस तरह से किसी मिशन को लेके चलना और उसमें आप तक पहुंचना, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। और मैं उनका बहुत इस्तकबाल करता हूं और बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि कोई है जो इस तरह से आर्ट, कल्चर और लिटरेचर को और इस तरह से हम लोगों को सबको बहुत अच्छे से केयर टेक करते हैं। मैं ऋषभ को बहुत सारी दुआएं देता हूं क्योंकि मुझसे बहुत छोटे हैं वो, तो बड़े होने के नाते यहाँ वो मौजूद नहीं है, अंजनी यहाँ मौजूद नहीं है, उनको बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी गुड विशेस, और इतना अच्छा कि वो अब कहीं भी इन फ्यूचर मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। सारे चेहरे खिल गए हैं सर, आपने तारीफ कर दी, सब खुश हो गए। हाँ, और उनके लिए एक मजरू साहब का एक शेर भी है IIMUN के लिए कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मंजिल की तरफ, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सर फिल्मी जगत। फिल्मी जगत। मनोरंजन, साहित्य। सबका हित। साहित्य का मतलब ही है साहित्य, सबका हित। और दूसरा ये है कि मैं भी जो साहित्य अब 2 तरह से बढ़ गया है, अगर मैं तफसील करूं उसकी, तो एक वो जो समाज को जोड़ रहा है, और माफ़ करें मतलब बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक वो जो समाज को तोड़ रहा है। तो मुझे तो ऐसे लोगों की सरपरस्ती हासिल है जिन्होंने अपनी तरबियत में, अपनी रहबरी में मुझे समाज के जोड़ने पे लगा रखा है। हमारी उर्दू तहज़ीब के बहुत बड़े शायर हैं, उनका शेर है मुरादाबादी साहब का
कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, जिगर मुरादाबादी, उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो साहित्य जो है वो जोड़ने का काम करता है, मोहब्बत का काम करता है, और यही मैंने अपने बड़ों से सीखा है। जी, अब हम कुछ सवाल लेना चाहेंगे, कुछ प्रश्न लेना चाहेंगे, जो कि दर्शकों में से जिन्हें भी प्रश्न पूछना हो प्लीज़ अपना हाथ उठा करें। आपको माइक दे दिया जाएगा और आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। कोऑर्डिनेटर्स माइक पहुंचा दें। पहले हाथ तो उठे। जी, नमस्कार सर, मेरा नाम सनातन व्यास है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके कार्यरत क्षेत्र में आपके विचार से सफलता के लिए सबसे आवश्यक गुण या कौशल क्या है और आप उन्हें कैसे विकसित करते हैं? देखिए, दो तरह है। जो एक मेरा है कि मुझे बहुत अच्छे गाइड्स मिले, बहुत अच्छी किताबें मिली। जिस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट था, मुझे बचपन से वो सोहबतें भी मिली। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आपका फील्ड कोई भी हो, आपके आइडियल्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। आप अगर इंजीनियरिंग में हैं, आप अगर सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, आप अगर मेडिकल लाइन में हैं, आप पोएट्री कर रहे हैं, आप म्यूज़िक कर रहे हैं, आप इंस्पायर्ड किससे हैं, आप किससे मुतासिर हैं, किससे प्रभावित हैं, कौन सी वो किताबें हैं। हमारे यहाँ हमारे सीनियर्स कहते हैं कि पीछे का पढ़िए और आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ने की एकमात्र जो कुंजी है, जो की है, वो मेरी नज़र में वो है जो पीछे किया जा चुका है। उसमें से आपको वो पाथ बनाना है जो पीछे से मुख्तलिफ हो, अलग हो, डिफरेंट हो। अगर मैं वही कहूँगा जो कहा जा चुका है तो मुझे कोई नहीं सुनेगा। अगर आप वही करेंगे जो किया जा चुका है तो आपके किए हुए का कोई मतलब नहीं है। तो सफलता का मेरे नज़र में ये नज़रिया है कि जो भी आपके क्लासिक हैं, जो भी आपके आइडियल्स हैं, उन्होंने जो भी रचा है, लिखा है, जिन किताबों को उन्होंने अपने ज्ञान से भर दिया है, उसको आप कितना आत्मसात करते हैं और फिर उसमें से आप अपना कौन सा पाथ निकालते हैं, आप उसमें से अपनी कौन सी भाषा और तरीक़ा निकालते हैं, आप अपने प्रोफेशन में क्या नया इनोवेटिव करते हैं, ये आपकी पहचान को और आपकी सफलता को निर्धारित करता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो भी सवाल थे उनका जवाब आपको मिल गया होगा।